बारे में, जो भारत से लेकर अमेरिका तक 1960 से लेकर 90 के दशक तक तहलका मचा दिया था, बेचारी क्रांति उत्पन्न कर दी थी। ओशो या भगवान श्री रजनीश, अपने अनुयायियों के लिए भगवान शब्द का उपयोग किया जाता है, सामान्यतः बोलचाल में रजनीश या ओशो कहा जाता है। 1960 के अंदर पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया था, समाजवाद और गांधी का पल पल कट्टर विरोधी रहा है। गांधी और समाजवाद का बड़ा विरोध किया। कहा जाता है कि गांधी ने जमनालाल बजाज से रिश्वत लेके काम करता था। ये गांधी अपने विचारों के लिए परिपूर्ण नहीं थे कि श्रीमद् भागवत गीता को गांधी बड़ा मानते हैं, लेकिन गीता में तो युद्ध के लिए भी प्रेरित किया है, लेकिन गांधी अपने स्टैंड के ऊपर स्थिर नहीं है, इसलिए गांधी का बड़ा विरोध किया। किंतु हम गांधी के बारे में या समाजवाद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम भगवान रजनीश के बारे में बात कर रहे हैं, ओशो के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर हुआ था। मोहन चंद्र जैन परंपरागत जैन परिवार से थे, पर बचपन में ननिहाल रहे और ननिहाल के बाद में अपने गाँव के अंदर स्थापित हो गए और वहाँ से उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन के बाद में अध्यापन किया। अध्यापन के बाद के अंदर रायसेन जबलपुर के अंदर वाइस चांसलर नियुक्त हुए, लेकिन अपने विचारों की विवादास्पद के कारण वहां से निकालने के बाद बम्बई के अंदर अपना सर्वप्रथम प्रचार प्रारंभ किया। 60 के दशक में पूरे भारत के अंदर घूमे, अपना प्रचार दिया, लोग उनके प्रति आकर्षित हुए। उसी प्रकार आकर्षित कह सकते हो जिस प्रकार लोहे के प्रति चुंबक आकर्षित हुआ हो। और फिर अंततः पुणे के अंदर अपना आश्रम स्थापित कर लिया। लोग काफ़ी उनके प्रति खिंचाव होने लगे और उस समय की तत्कालीन सरकार उनसे बिखर गई और बिखरने के बाद तत्कालीन सरकार के और ओशो के मध्य मतभेद हो गए। मतभेद होने के बाद अमेरिका चले गए और अमेरिका के अंदर खाद्य सुरक्षा नामक एक घटना हो गई, तो वहाँ के लोग मारे गए। लेकिन मूल बात यह थी कि क्योंकि वहाँ जब भारत सरकार और ओशो के विचारों में मतभेद होने के बाद में ओशो अमेरिका चले गए और ओशो के अनुयायियों ने एक बड़ा लैंड देकर ओशो को वहाँ पर निवास आश्रम बना दिया। ओशो वहाँ पर रहने लगे। रॉयल स्थिति के अंदर रॉयल कारें रखते थे, बड़ी महंगी घड़ियाँ, महंगे कपड़े पहना, तो लोगों को अखरने लगा, वहाँ की सरकार को भी अखरने लगा। और उस लैंड के अंदर प्रारंभ में रहने वाले लोगों की संख्या भले ही कम थी, लेकिन वो इतनी शीघ्र गति से बढ़ने लगी कि जैसे दीमक के बिल में दिवालियापन, धीरे धीरे बढ़ने लगे कि वो लैंड कम पड़ गया और अमेरिका सरकार बिखर गई। अमेरिका सरकार की सबसे बड़ी चिंता हो गई, जैसे ओसामा बिन लादेन की चिंता थी, उससे भी बड़ा चिंता ओशो हो गई। तो उन्होंने वहाँ पर एक खाद्य सुरक्षा संबंधी एक घटना होनी ही थी कि आग में चिंगारी का काम किया और ओशो को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में ओशो को काफ़ी शर्तों के बाद छोड़ा गया और ओशो को कहा गया कि 5 साल तक आप अमेरिका में प्रवेश के ऊपर पाबंदी लगा दी गई या तड़ीपार घोषित कर दिया गया ओशो को और वहाँ से निकाल दिया गया। अंततः ओशो वापस अपने आश्रम पुणे आ गए। पुणे आने से पहले काफ़ी देशों में भटकते रहे, अपने जहाज को काफ़ी जगह पर लैंड करवाया, लेकिन कई देशों ने अनुमति नहीं दी। लगभग 21 देशों ने ओशो को निष्कासित कर दिया। यहाँ स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीडन है, उरुग्वे है, इत्यादि देशों ने उनको अनुमति नहीं दी। अंततः ओशो को भारत ही आना पड़ा और भारत में आकर अपने पुराने वही आश्रम पुणे के अंदर अपना अंतिम जीवन यापन किया और अंततः उनकी 1990 के में मृत्यु हो गई या देहांत हो गया। ये उनकी सामान्य बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है उनके विचार, उनके क्रांतिकारी परिवर्तन, उनकी लिखी पुस्तकें, उनके दिए गए वक्तव्य। ओशो इतने प्रभावी वक्ता थे कि ओशो को सुनने वाला व्यक्ति अगर ओशो को एक बार सुन ले तो ओशो को रहा बिना नहीं कर सकता। ओशो भले ही नास्तिक हो, लेकिन विज्ञान और प्रकृति को एक साथ जोड़ते थे, व्यवहारवाद की समीक्षा करते थे। ओशो परंपरागत ध्येय से अलग चलते थे। परंपरागत जो दार्शनिक रहे, आत्मा परमात्मा, उनसे अलग चल के मानव जीवन कैसा है, मानव को कैसा रहना चाहिए, मानव को शांति कैसे मिल सकती है, मानव इस पृथ्वी के ऊपर जीवन किस प्रकार यापन करे, मानव को क्या देखना, क्या खाना, क्या सुनना चाहिए, मानव मनुष्य जीवन किस प्रकार व्यवहारिक बनाया जा सकता है, यानी वास्तविक मूल्य के ऊपर ओशो ने बड़ा जोर दिया। और ओशो की इसी संदर्भ में एक सबसे विख्यात और सबसे विवादास्पद पुस्तक और विचार है संभोग से साधना तक।
और ये सबसे बड़ा विवाद हुआ, ये भारत से लेकर अमेरिका तक पूरे विश्व के अंदर ये विचार तहलका मचा दिया कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति दोनों के विपरीत था। लोगों ने उस समय के तत्कालीन जो समाजवादी थे उन्होंने कहा कि यह तो हमारे संस्कृति का सर्वनाश कर रहा है, हमारी संस्कृति के विपरीत है, कि संभोग की बात कर रहा है। भले ही लोगों ने उसको बाद में स्वीकारा है। महान दार्शनिक रहे कुरुक्षेत्र के हिम्मत सिंह सिन्हा कहते हैं कि ओशो अपने जीवन से लेकर आज तक ओशो जितना महान विद्वान व्यक्ति नहीं हुआ। ओशो इतना पढ़े थे, इतना जाने थे, इतना समझे थे कि उन्होंने बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, इस्माइल, ईसा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण, वेद, उपनिषद, आरण्य, बहावी संप्रदाय, सिख संप्रदाय, यानी दुनिया के सभी संप्रदायों को, सभी धर्म ग्रंथों, सभी दर्शनों को उन्होंने अध्ययन कर रखा था। भले ही वो नास्तिक हो, लेकिन हर ग्रंथ को वो कोट करता था, हर विचार को कोट करता था। जो उनको अच्छा लगता था उनको स्वीकार करता था, जो गलत लगता था उनके बारे में वो बताता था। ओशो अपने आप में बड़ा परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे। ओशो को हर एक स्टूडेंट को इसलिए पढ़ना चाहिए कि वो साहित्यिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। ओशो को एक दार्शनिक को इसलिए पढ़ना चाहिए कि ओशो दर्शन का सार है, धर्त है। ओशो को हर समाजशास्त्री या सामाजिक कार्यकर्ता को इसलिए पढ़ना चाहिए कि ओशो एक नई व्यवस्था के प्रेरणता है। ओशो भगवान गौतम बुद्ध और महावीर के बड़े प्रशंसक रहे हैं। उन्होंने अपने हर बात में बुद्ध और महावीर को बड़ा कोट किया है। और साथ के अंदर जब अपना व्यंग्य या तंज कसना होता था तो मुल्ला नसरुद्दीन को तंज किया है। ओशो ने ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा जिनके ऊपर अपने प्रवचन नहीं दिए। ओशो अपना हर व्यक्ति मनुष्य मानव जीवन के ऊपर जरूर कहीं ना कहीं विषय पर दिया है। आप ओशो को पढ़ोगे, ओशो को जानोगे, ओशो को समझोगे तो ओशो आपके हृदय के तारों को झंझोर के रख देगा। ओशो आपके हृदय के अंदर वाचाल उत्पन्न कर देगा, एक बड़ा भूचाल आ जाएगा। ओशो को आप जितना जानोगे उतना ओशो में खो जाओगे। आप अपने को समझने के चक्कर में ओशो को समझ बैठोगे और ओशो को समझ बैठने के चक्कर में ओशो के विचारों भावों की गलियों के में गुम हो जाओगे, कहीं ना कहीं खो जाओगे। ओशो एक ऐसा चक्रवर्ती तूफान है, ऐसा भूचाल उत्पन्न करता है कि बाहर से भले ही शांत दिखे लेकिन अंदर उनके अंदर भी चिंगारी है। ओशो को हर व्यक्ति से मैं अनुरोध करता हूँ कि ओशो को पढ़ना चाहिए, ओशो को समझना चाहिए। पाश्चात्य हो या भारतीय दार्शनिक, हर ये कहता है ओशो को पढ़ो, जानो, समझो, लेकिन ओशो के विचारों पे मत चलो। यह तो वही बात हो गई, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज करे। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपकी वैचारिक कसौटी के ऊपर ओशो सही उतरता है तो बिल्कुल चलो, निस्संदेह क्यों चलना चाहिए, चलो ओशो के ऊपर। लेकिन अपनी वैचारिक कसौटी पर सही उतरना चाहिए। ओशो एक बड़ा विचित्र तरह का विचारधारा है। ओशो एक अपने आप में व्यक्तित्व नहीं, एक विचारधारा है। आप ओशो को समझो, ओशो के दर्शन आपके विचार या अपने भाव में ये नहीं उठेगा कौन सही है कौन गलत है, क्या राम, क्या कृष्ण, क्या बुद्ध, क्या गौतम, क्या महावीर, क्या ईसा, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या सिख, क्या यहूदी, क्या फारसी, क्या बहावी। आप उससे दूर हो जाओगे, आप एक मानवता में चले जाओगे, आप एक इंसानियत में चले जाओगे, आप ज्ञानवाद में चले जाओगे, आप प्रकृति और व्यवहारवाद में खो जाओगे। ओशो की इतनी मुर्दुल भाषा, एक गुड रहस्य, एक साधारण और अपने विचारों को आकर्षित करने वाले उदाहरण या दृष्टांत, ओशो अपने आप में परिपूर्ण है। ओशो अपने आप में पॉजिटिव है। ओशो अपने 1960 से लेकर 90 के दशक तक अपने आप में विवादास्पद भले ही रहा हो पूरे विश्व में, लेकिन जब ओशो चला गया तो सबसे ज़्यादा जो स्वीकार किया गया वो ओशो को किया गया। चाहे वो संभोग से लेकर संवादी तक उनकी पुस्तक या विचार बड़े ही विवादास्पद रहे हो, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनाया गया तो उन्हीं को अपनाया गया। ओशो को सबसे ज़्यादा आज तक गौतम बुद्ध के बारे में, बुद्ध के बाद सबसे ज़्यादा सुना गया, समझा गया तो वो ओशो है। ओशो ने जितना पढ़ा है दुनिया को, जितना समझा है वो शायद हम नहीं समझ पाए। और ओशो ने इतना साहित्य लिखा, इतना साहित्य लिखा है कि लगभग 1/3 जीवन साहित्य में व्यतीत हो जाएगा हमारा। ओशो को पढ़ने में हमारा आधा जीवन व्यतीत हो सकता है। ओशो को मानने वाले भारत ने पूरे विश्व के अंदर समाहित है। ओशो
ओशो का मतलब ही होता है सागर में विलीन हो जाना, विलय हो जाना। और ओशो यही कहते हैं कि ये पृथ्वी इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंग है, इसमें हम भ्रमण करने आए हैं, इस भ्रमण का आनंद लो। ओशो या ओशो को मानने वाले वे लोग हैं जो मृत्यु के ऊपर आनंद मनाते हैं कि हम यहाँ घूमने आए थे, आज यहाँ से जा रहे हैं, तो जाते समय उत्सव मनाया जाए। भले ही ओशो की मृत्यु विवादास्पद रही हो, जिनके ऊपर समय समय पर अच्छा लगता रहा है अमेरिका पर या ओशो के अनुयायियों के ऊपर, या काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर हम नहीं जाना चाहेंगे, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ओशो मृत्यु को भी उत्सव के रूप में मनाते हैं, और एक बड़े ही वैचारिक ढंग से या अलग ढंग से। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, ओशो को जानो, पढ़ो, चाहे आप किताबी रूप में पढ़ो चाहे डिजिटल रूप में। ओशो को समझो, ओशो को जानो। ओशो एक दर्शन ही नहीं, ओशो एक विचार है, ओशो एक सामाजिक व्यवस्था है, ओशो एक राजनीतिक व्यवस्था है, ओशो एक क्रांतिकारी व्यवस्था है। ओशो, मेरा मानना है कि ओशो कार्ल मार्क्स, बुद्ध, गांधी के बाद में सबसे बड़ा इस पृथ्वी के ऊपर व्यक्तित्व है, जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैचारिक क्रांति के प्रेरणा है। जी धन्यवाद।